नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। ठीक है, तो आज क्या है। आज है 24 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। और आज का दिन खास क्यों है, क्या मनाया जाता है 24/02/2022। आज का दिन क्यों खास है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी वीडियो देखने के बाद आप जा सकते हैं यूट्यूब के हमारे कम्युनिटी टैब में, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यूपीएससी से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ में जो डेट्स होती हैं, जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनको हम हाईलाइट करते हैं। सो देखना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि आज क्या मनाया जाता है हमारे भारत में। 24 फरवरी 2022 को क्या मनाया जाता है, कौन सा डे है। ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने कहा, पहला हम अपने आंसर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, जो कि 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसमें कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर निपटा दूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, रशिया यूक्रेन के बारे में। ठीक है, ये अलग रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितनी भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं, ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग है और इसमें कई एंगल्स आपको दिखेंगे। ऑकस का एंगल दिखेगा आपको, नेटो का एंगल दिखेगा इसमें, रशिया यूक्रेन तो है ही, इसमें नॉर्ड पाइपलाइन का एंगल दिखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको देखें और इसकी कंटेंट आप एज इट इज समझ के इंटरप्रेट करके आप अपने आंसर में लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा सब्सटैंशिएशन होगा। ओके, सो जल्दी से हम आते हैं और ये पार्ट 1 है हमारे एनालिसिस का दोस्तों। ठीक है, पार्ट 2 मैं दूसरे एक वीडियो में कवर करूंगा, जिसको हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर आप देख सकते हैं, ये वाला जो आर्टिकल है, ड्राफ्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अभी जो है हम यूक्रेन एज ए मैत्रोश्क डॉल सेट ऑफ क्राइसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जहां पे कल मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आया था, किसने चेयर किया था और क्या रिकमेंडेशन थी लोकायुक्त के बारे में। ठीक, फिर रिकमेंडेशन क्या थी एम एन वेंकटचलैया लोकायुक्त के बारे में, उन्होंने क्या कहा था। फिर ये मेंस के आंसर मैंने दिए थे और ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, खैर इसका आंसर तो ऑल करेक्ट होगा और ये एज इट इज आप छाप सकते हो अपने मेंस आंसर में, क्योंकि एवरी टू द पॉइंट थिंग है और ये चीज आपके बुक में भी दी गई है, इंडियन पॉलिटी के बुक में। ठीक है, एज इट इज दिया गया है, तो दिस इज ऑल आर करेक्ट। हमारे एस्पिरेंट्स ने कुछ जवाब दिए हैं। सेकंड, नितेश ने कहा है सेकंड एआरसी केम इन 2005, वीरप्पा मोइली थे। नेशनल लोकायुक्त जो है वो पीएम को कवर नहीं करेगा। सही जवाब, आपका आंसर भी सही है बच्चे। आयुष ने डिटेल में बताया है कि सेकंड एआरसी क्या होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा मेंस के कई पॉइंट्स में कवर करता है दोस्तों। एथिक्स हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, अनलॉकिंग हो गया, कॉम्बैट टेररिज्म आईआर का टॉपिक हो गया, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, ये सारे पंचायती राज, बहुत डिटेल में है वो सेकंड एआरसी। लेकिन हाँ, जो लोकायुक्त के बारे में था वो स्पेसिफिक था, जहां पे वीरप्पा मोइली ने ये कहा था कि भाई आपको रिवैम्प करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा पब्लिक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया जाए लोकपाल बिल और लोकायुक्त हर राज्यों में। ठीक, प्रमिला ने भी सही कहा है, सरकारी आयोग 1983 में सेटअप हुआ था, जैसे ही इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था, हत्या हुई थी उनकी, उसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में संबंधों को बनाने के लिए, अच्छे करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नींव रखने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो सरकारिया कमीशन आई थी, रंजीत सिंह सरकारिया इनका नाम है। सो वेल डन। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ इसमें समरीन ने, प्रमिला ने, सबने कुछ कुछ कहा है कि फ्राइडे के लिए बहुत इंतज़ार है। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ लोगों ने तो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए हैं कि नितेश आयुष ही होंगे, आप भी हो सकते हैं, एनीबडी। सो हम टॉप 2 नेम्स पिक करेंगे कल दोस्तों, कल की हम बात करते हैं। ठीक है, गुएना के बारे में याद दिला दिया आपने मुझसे, मैंने आपसे पूछा था, साउथ अमेरिका में है, राइट, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में है ये कंट्री। जब ऐसी छोटी सी कंट्री लोकायुक्त मतलब कि ओम्बुड्समैन वाली चीज इनकॉर्पोरेट कर सकती है, तो भारत को भी हर राज्य में ऐसा करना चाहिए, क्यों, है ना। परसों, डे बिफोर यस्टरडे, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को
जहाँ पे आप में से किसी का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन नेहा का रिप्लाई आया था उस पर। बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई किया था। ठीक है, सबसे पहले नेहा ने बताया कि बिमन जलान कमेटी क्या थी। ठीक है, उससे पहले नेहा ने यह भी बताया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो पॉज करिए, और जो नेहा ने लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, सही जवाब है और 100% बहुत अच्छा लिखा उन्होंने कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, मिशन, प्रॉफिट, पैशन, मेन बेनिफिट्स क्या थे, कंक्लूजन क्या थे। ठीक है, किस कंट्री में ये मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, तो नेहा यूके फॉलो कर रही है, कनाडा फॉलो कर रही है। ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करने वाली हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। ओके, फिर बिमल जलान कमेटी से रिलेटेड नेहा ने बहुत डिटेल में यहां बताया। सो एब्सोल्युटली दिस इज फाइन। ओके, ये सही है कंटेंट, आप रेफर कर सकते हैं नेहा के आंसर को। सो वेल डन नेहा। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन लिखा था इसके बारे में, डिस्कस द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना इंडिया पोजिंग मेजर थ्रेट, और क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं दोनों कंट्री ने इन चीज़ों को, कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ठीक है नेहा, कंस्ट्रक्टिव वे में तुमने लिखा है। खास करके ये जो पंचशील वाली बात कही है, हिंदी चीनी भाई भाई, ये आपने बात कही है, जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू बहुत अटैच्ड थे चाइना से, बहुत दोस्त मानते थे, इसीलिए वो हिंदी चीनी भाई भाई वही कहते थे। ठीक है, लेकिन 1962 के वॉर के बाद उनको एक सदमा लगा, तो शायद इसीलिए कहते हैं कि शायद 65 में डेथ हुई थी उनकी, या 64 में आई थिंक, शायद इसीलिए कहते हैं कि नेहरू जी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका हृदयघात हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो गुजर गए। क्योंकि वो उनकी इंटरनेशनल छवि बहुत ज़्यादा थी, इंटरनेशनली बहुत एक्टिव थे वो, हर कंट्री से उनका जो इंटरनेशनल रिलेशन था वो बहुत अच्छा था नेहरू जी का, और साइमल्टेनियसली विथ चाइना एज वेल। लेकिन यही एक वजह थी। तो हाँ, नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी, मेजर इंडो सीनो वॉर, डोकलाम, फिर गलवान, ये कुछ ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे जहाँ पे हमें आपने मेंशन किया है। ठीक है, हालांकि चीज़ें आपको मेंशन यहाँ अलग अलग चीज़ों में करनी चाहिए थी, डिस्प्यूट्स अलग करने चाहिए थे, और जो स्टेप्स लिए थे वो अलग आपको मेंशन करने चाहिए थे, आपने एक ही में सब मिला दिया है। ठीक है, कंक्लूजन इज़ फाइन। कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हो, आई थिंक 2013 में इनकी एक मीटिंग हुई थी इंडिया चाइना की, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्होंने पैक्ट साइन किया था, वो सेल्टोरो रिज को लेके। इनफैक्ट लद्दाख के कई एरियाज़ हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, उसमें बॉर्डर ट्रांसग्रेशन हो रहे थे, तो उससे लेके कुछ पैक्ट साइन किया गया, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो इसमें। ठीक है, इनफैक्ट वे फॉरवर्ड में आप, ये तो ठीक लिखा है आपने अटल बिहारी जी का कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर बट यू कैन चूज योर, मतलब एनिमी ऑफ कोर्स, राइट। तो अपनी भाषा में आपने ठीक लिखा है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते, हम अपने, ये बात नेहरू जी ने, अटल जी ने कही थी। सो ये अच्छा पॉइंट लिखा आपने। हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि इस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से भारत ने आत्मनिर्भर अभियान को अप्रोच किया। कोविड टाइम्स में जब ये पता चला कि हम कितने डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, तो फिर हमने वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर अभियान को हमने बहुत बूस्ट किया, ताकि हम डिपेंड ना रह सकें चाइना के ऊपर। बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस खुल के आए थे। ठीक है, तो ये सारे भी एंगल अगर आप दिखा दो तो इट वुड बी ग्रेट, एक दो लाइन में। ओके, नाउ आई थिंक ये तो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, सो ये इसके बारे में बात कर रहा था कि कल हम पब्लिश करेंगे रिजल्ट, फ्राइडे है कल। ओके, दो नाम, क्या क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप कितना एक्टिव हो हमारे चैनल पे, कितने आप कमेंट्स करते हो, और सही कमेंट्स करते हो, मतलब जो पूछे गए क्वेश्चंस पे आप हमें रिप्लाई करते हो, और सजेशंस हमसे मांगते हो, और फीडबैक हमें देते हो, ये कमेंट। ठीक है, जितना आप शेयर करते हो, जितना लाइक करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, तो हमने भी सोचा आपको एम्पावर किया जाए, आपकी पढ़ाई को एक वैल्यू प्रोवाइड की जाए। कल रिलीज होगा इसका नाम, तो स्टे एक्टिव, स्टे ट्यून्ड, वी विल पब्लिश टुमारो।
ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के प्रोग्राम है दोस्तों। आप ज़रूर, अगर आपने कहीं एनरोल नहीं किया है अब तक या फिर कहीं पे आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो यहाँ पे दो प्रोग्राम्स हैं जो कि इनके बैचेस, नए बैचेस शुरू हो गए हैं। 90 डेज़ के कुछ हैं ऐसे करके, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके इन दोनों प्रोग्राम्स को के तहत एनरोल कर सकते हैं। नए प्राइसेस में वो अवेलेबल हैं। ओके। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अभी भी मैंने कल अपना स्टैटिस्टिक्स देखा, यूट्यूब का एनालिटिक्स देखा, तो उसमें भी ये बता रहा था कि आप लोग बेल आइकन्स प्रेस नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारे पास नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स ज़्यादा हैं बजाय सब्सक्राइबर के। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स 90 डेज़ में है, तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम हम ले आ रहे हैं, इनिशिएटिव ले आ रहे हैं, जहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज के मुद्दे को हम समझते हैं। आज शुरू करते हैं हम अपना एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि है यूक्रेन रशिया यूएस पे बेस्ड। ठीक है, हम आते हैं इस न्यूज़पेपर पे। अभी अभी दोस्तों जो खबर मिली है वो ये मिली है कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किए हैं, मतलब कि हमला किया है। और इनफैक्ट यूक्रेन ने एयर सीलिंग लगा रखी है कि उसके एयर स्पेस जो होता है उसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट ना जा सके, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड में किसी की हो। एयर स्पेस लॉक कर दिया है। और रशिया जो है वो एक पीस कीपिंग मिलिट्री भेज रही है और बॉर्डर कर रही है यूक्रेन के आसपास के कुछ एरिया में, ताकि वो अपने लोगों को, अपने जो आइडेंटिटी है, अपने लोगों को वहाँ से निकाल सके। वो कौन लोग हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, सो ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही बर्निंग न्यूज़ है, हॉट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो। ठीक है, आपको, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे। बाकी न्यूज़ चलने दो, अपने एग्ज़ाम को यहाँ पे प्रायोरिटी दीजिए, अपने प्रिपरेशन को। ठीक है, आप मतलब किसी भी न्यूज़ के बहकावे में मत चले जाइए, क्योंकि न्यूज़ है, बढ़ती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है हम आज वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों ये जो बात की गई है यहाँ पे, यूक्रेन एज एन मतिरोश्क डॉल। अब मतिरोश्क क्या होता है, ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, डॉल क्यों बोला गया है? ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये वाली इमेज, तो बेसिकली रशिया में इस इसका इस ये पुतले होते हैं, छोटे गुड्डे गुड़िए जो होते हैं। ठीक है, इसका किसी आर्टिस्ट ने इसकी इसकी इजाद किया था 1818 सेंचुरी में। उस टाइम पे ये बना बना हुआ था, ये प्रतीक था, ये एक सिग्निफिकेंस, ये एक इसका सिग्निफिकेंस है, इसका रेफरेंस ये था कि ये एक सिंबल है रशिया के कल्चर का। ठीक है, ये एक सिंबल है रशिया के कल्चर का, जहाँ पे इसको एसोसिएट किया जाता है रशिया की फैमिली से, रशिया की फर्टिलिटी से, बेसिकली फेमिनिन पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये एक ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन है कि मदर एक बच्चे को पकड़ी हुई है। जैसे देखा है आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो एक स्टैचू लगा हुआ है, मदर एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ ऐसे ही ये प्रतीक है, ये डॉल भी प्रतीक है। ठीक है, कहीं कहीं रशिया में ये भी मानते हैं कि ये एक एथनिसिटी का प्रतीक है, कल्चरल का प्रतीक है। ठीक है, ये मेटाफर है, ये एक एनालॉजी है, जो कि मेट्रोश्क प्रिंसिपल के नाम से या फिर नेस्टेड डॉल के प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे कई सारी रशिया की लेगेसी कंटिन्यू होती हैं, जहाँ पे ये इलस्ट्रेट किया जाता है कि भाई उनका माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, स्पिरिट सब कुछ रशिया के लिए है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी भी बनती है। तो ये सब एक एक एनालॉजी है, एक कहानी है। तो जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मैडम अनुराधम ने, उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है, और इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हम बात करेंगे रशिया के कुछ एथनिक कल्चर के बारे में, उसके डाइवर्सिटी के बारे में, और वही रीज़न है ये पूरे के पूरे विवाद का। वो क्या रीज़न है आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस आया क्यों, बेसिकली आया यूं
कि जो रशिया के जो यूक्रेन के दो छोटे से हिस्से हैं, ठीक है, जिसको हम लुशांक और डोनेट्स्क कहते हैं, ठीक है, डोनेट्स्क या दोनेत्स्क जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है, लुशांक या लुंगांस्क। तो ये दो ऐसे छोटे से यूक्रेन के प्रोविंसेस हैं, एरिया हैं, जो कि जहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रशियंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये जो दो एरिए हैं वहाँ पे हमारे लोग हैं, मतलब कि रशिया के लोग हैं वहाँ पे, और एथनिक कल्चर है, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग रशियंस अलग अलग कल्चर में यूनाइटेड हैं, वहाँ वो रह रहे हैं और वो एज ए सेपरेटिस्ट काम कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट का वर्ड समझ रहे हैं आप? सेपरेटिस्ट मतलब एक तरीके से जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, ठीक है, कि है तो पार्ट वो इंडिया का, लेकिन वहां पे भी कुछ सेपरेटिस्ट हैं जो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, अपना एक अलग संविधान की मांग कर रहे हैं, ठीक है। ना तो वो चाहते हैं कि इंडिया में रहे, ना तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहे, लेकिन एक अपना सेपरेट संविधान मांग रहे हैं, एक आइडेंटिटी। तो वही चीज़ कुछ ऐसी है, रशिया ने कहा है कि ये हमारे लोग हैं और हम इनके बिलीव्स को, इनके आइडियाज़ को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रशिया ने रिसेंटली इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया है इन टू प्रोविंसेस को, डोनेट्स्क और लुशान, ठीक है। और ये दो जो प्रोविंसेस हैं ये अपनी लड़ाई 2014 से ही लड़ते हुए आ रहे हैं, 2014 से लड़ते हुए आ रहे हैं। जब इनको पता चला कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है, क्रीमिया को अपने अंडर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो इसको लगा कि शायद अब हम भी पावरफुल हो सकते हैं, हम भी अब अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें किसी के अंडर नहीं रहना है, ठीक है। तो ये जो दो एरिया थे वो 2014 से ही लड़ रहे थे आपस में कि हमें भाई यूक्रेन से लड़ रहे थे और भी आपसी ताकतों से लड़ रहे थे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट करो, हमें किसी के दबाव में नहीं रहना है, ठीक है। 2014 की जो बात थी वो अब जाके इनकी मानी गई है बात, और ये रशिया की तरफ से ये एक इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन इनको 2022 में मिला है, जैसा कि ये आर्टिकल कह रहा है, ठीक है। बेसिकली रशिया ने मतलब मॉस्को ने आर्मी भेजी वहाँ पे और ये कहा कि ये एक रशिया की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस है जो कि अपने सेपरेटिस्ट यानी कि रशियन के जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करे ताकि जो सिविल वॉर है वो ना हो। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, यूक्रेन के लोगों से वो लड़ रहे हैं, वो ना हो। इस वजह से रशिया ने पीस कीपिंग आर्मी भेजी ताकि प्रोटेस्ट कम हो, और फिर इसको आज़ाद कराने की पूरी मांग रखी है और अपनी तरफ से तो ऑफिशियल ग्रांट भी दे दिया है, ठीक है। वहीं पे यूनाइटेड नेशन और नेटो का ये कहना है कि ये स्टेप सरासर गलत है, ये और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एक गलत मैसेज जाएगा, और जहाँ पे आप यूक्रेन में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं और अपनी मिलिट्री को आप ज़बरदस्ती ट्रांसग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक वर्ल्ड लेवल पे गलत मैसेज जाएगा और ये खिलाफ है, हमारे जो नेटो के एग्रीमेंट्स हैं उसके खिलाफ है, ठीक है। जहाँ पे पूरा वर्ल्ड नेटो और यूएस को ये कह रहा है कि भाई डी एस्केलेट करो चीज़ें, बातें जो हैं वो आपसी बातचीत से और सलाह मशवरा से सॉल्व करो, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मामला जो है गर्म हो गया है। सो बेसिकली अगर मैं इस आर्टिकल पे जाऊँ तो ये एक तरीके का वो आर्टिकल बन गया है कि जहाँ रशिया अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि जो डोनेट्स्क है और लुशांक एरिया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्को से मिलिट्री भेजी पीस कीपिंग के लिए, ठीक है। वहीं पे नाटो और यूएस ये कह रहे हैं कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक अ वायलेशन हियर। सो देयरफॉर अब जो ये इवेंट्स है एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री में हम चलते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मॉस्को और मतलब रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे जिसको हम मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के नाम से जानते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको समझने के लिए आप हमारे जो टीम मेंबर हैं अंजुम सर, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो है, ठीक है। इसको आप प्ले कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं
ये पूरा का पूरा उसमें मेंशन किया हुआ था। इन्होंने पूरा समझाया है। अगर मैं इसको आगे करूं, ये पूरा डिटेल में इन्होंने बताया है मिन्स्क के बारे में, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2। आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैंने आपसे कहा ना कि 2014 में ही ये लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़ रहे थे, तो वहीं पे अग्रीमेंट आती है किसकी, मिन्स्क वन में। मिन्स्क वन में मतलब कि 2014 में रशिया, यूक्रेन और ओएससी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये लोग आते हैं, मिलते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम जो है आपको एक 12 पॉइंटर्स के तहत हम पीस कीपिंग कॉल्स रखेंगे, प्रोटोकॉल्स रखेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा यूक्रेन को, रशिया को। ओके, बेसिकली दिस प्रोटोकॉल प्रपोज्ड सीज फायर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजिंग पावर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द ऑटोनमस रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क एंड लुगांस्क, पुलिंग आउट ऑफ फोर्सेस एंड हैवी, बहुत सारी चीजें थी, 12 पॉइंट्स थे इसमें, जहां की ये पूरी की पूरी बात की गई थी। ये भी बात की गई थी कि भाई इन दोनों प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है। हालांकि कुछ हुआ नहीं और मामला और बिगड़ गया। दोनों तरफ से सीज फायर हुई, कभी रशिया की तरफ से हुई, कभी डोनेस्क और लुशांक जो सेपरेट की डिमांड कर रहे थे उनके तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कुछ होता है, वैसा ही मामला हुआ यहाँ पे, ठीक। फिर मिन्स्क 2 भी आया, मिन्स्क पार्ट 2 2015 में आया, ठीक है। 2015 में भी लगभग 13 पॉइंट डिस्कस किए गए, कुछ ऐसे ही, ठीक है। 13 पॉइंट फिर से कुछ डिस्कस किए गए कि भाई आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, आप लोग मतलब क्या चाहते हो। फिर से ये पॉइंट डिस्कस किए गए और फिर कहा जाता है कि मिन्स्क 2 था वो थोड़ा सा फ्रेजाइल था, मतलब कि ऐਵੇਂ ही बन गया था कि चलो ठीक है हम देख लेंगे, बस एक कहने के लिए। हालांकि उसको तोड़ना बहुत आसान था। तो कहा जा रहा है कि लगभग 14,000 लोगों की हत्या हो चुकी थी उस टाइम पे इन बॉर्डर इश्यूज के रिलेटेड, वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी, मॉस्को रिबेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन, जर्मनी, रशिया और फ्रांस ये लोग मिलके नॉर्मैंडी पेरिस एग्रीमेंट करे। ये एग्रीमेंट क्या होता है वो भी आपको इस इनके वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। ये वीडियो में नॉर्मैंडी एग्रीमेंट आई थिंक इन्होंने मेंशन किया है कहीं पे, तो ये देखिए नॉर्मैंडी फॉर्मेट ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ये मेंशन किया है, आप देख लीजिएगा, मैंने बता नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एक तो बेसिकली फिर से इन्होंने मीटिंग की 2019 में, ठीक है, ताकि भाई अब कुछ तो रियायत मिल जाए, इन दो स्टेट्स को ऑटोनोमस बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक। रशिया हमेशा से एक लीगल गारंटी मांग रहा था सिक्योरिटी की उन दो राज्यों के लिए, लेकिन उनको कभी मिली नहीं रशिया को, ठीक है। हमेशा वेस्ट ने रिफ्यूज किया हुआ है, यूक्रेन ने भी रिफ्यूज किया है, ठीक। सो यहां पे अब आते हैं एथनिक रशियंस इन फोकस। मेन यहां पे एथनिक रशियंस की बात हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट क्रीमिया भी जब एनेक्स किया था रशिया ने तो यही रीजन दिया था कि उसके वहां पे जितने भी पॉपुलेशन है उसमें एथनिक रशियंस हैं, ठीक है। पुराने टाइम से चले आ रहे जो रशिया के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो लोग वहाँ, वैसे समुदाय है, वैसा समाज है वहाँ पे, इसलिए हमने एनेक्स किया, हमारा ही तो पार्ट है। वही चीज़, वही गर्म मुद्दा एथनिक रशियन यहाँ पे भी बात की जा रही है उन दो राज्यों के बारे में, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनका ये कहना है कि अगर हम अपने एथनिक लोगों को, हम जनजातियों को, हम समुदायों को अपने बचा नहीं पाएंगे तो फिर हम रशिया नहीं कहलाएंगे, हम रशियन नहीं कहलाएंगे, और फिर रशियन फेस एक्सट्रीम एक्शन इन नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। नो रशियन प्रेसिडेंट कैन सर्वाइव इफ एथनिक रशियन फेस एक्सट्रीम इन नेबरिंग कंट्री, राइट। तो ये दिल पे बात थी, उनके जहन पे बात थी, तो उन्होंने इस बात को रखा। तो द एंग्जाइटीज ऑफ रशियन एथनिक माइनॉरिटीज हैव इंक्रीज्ड आफ्टर द कूप इन यूक्रेन 2013 and 2014 and overturned pro-Russian regime that was blamed for letting Crimea succeed, ठीक है। तो ये एथनिक रिवोल्यूशन ही था, ये जनजातियां वहाँ पे जो हैं, जो समुदाय है, कम्युनिटी है, वो सेपरेट होने की डिमांड कर रहे थे, उसी का रिवोल्यूशन था, उसी की वजह से तो पहले क्रीमिया चला गया वहाँ पे,
और अब ये इंडिपेंडेंट डिमांड होने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बार बार सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एक और मसला हुआ था वहाँ पे। मसला ये हुआ था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट अब हैं फिलहाल, ठीक है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनकी ये तस्वीर है। ये एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत कुछ हैं, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं ये। ठीक है, उन्होंने एक लॉ पास किया जो ये कहा कि ये लॉ यूक्रेनियन को, यूक्रेन में यूक्रेनियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहता है, एंड दिस विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आई आपको बात? इन्होंने लॉ पास किया, कहा कि भाई यूक्रेन में जो रहेगा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये यूक्रेनियन लैंग्वेज है। और इस वजह से और आग भड़क गई, और जो सेपरेटिस्ट थे उनकी भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सेम मामला है दोस्तों, जब मैंने आपको बताया अभी, बांग्लादेश में यही तो हुआ था। पाकिस्तान कह रहा था, जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था 1971 से पहले, पाकिस्तान कह रहा था कि तुम उर्दू तुम्हारी भाषा है मान लो, ठीक है, वरना काट माट मस्ती रहेगी। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि अबे पागल हो, उर्दू क्यों हमारी भाषा है, हमारा लोकेशन अलग है, हमारे लोग अलग हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, कल्चर अलग है, हमारी भाषा बांग्ला है, उर्दू नहीं है। ठीक है, यही चीज़ हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तभी नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल मदर्स टंग डे मनाया जाता है। यही कुछ हुआ यहाँ पे भी। ठीक है, सो उस टाइम पे जब इन्होंने, जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जब यूक्रेन को यूक्रेनियन लैंग्वेज सौंपी ऑफिशियल लैंग्वेज करके, तब नेटो कहीं नहीं था, तब नेटो नहीं आया, तब ना तो यूएस आया, लेकिन रशिया तब स्टेप इन किया। रशिया ने कहा हम अपने लोगों के लिए कि भाई ऐसी कैसी बात है, ठीक है, इन लोगों को भी, आपके यूक्रेन में ये लोग रह रहे हैं, इन लोगों को भी तो मौका दो, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे होने लगेगी, राइट? सो रशिया स्टेप्ड इन एंड थाउजेंड ऑफ रशियन एथनिक माइनॉरिटी वर गिवन रशियन पासपोर्ट एंड इवैक्यूएटेड रशिया। ठीक है, आग इन लोगों की लगाई हुई है, रशिया जो है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है कि द प्रपोजल फॉर यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो, जब यूएस ने, नाटो ने यह प्रपोजल दिया था यूक्रेन को कि बेटा तुम ज्वाइन कर लो नाटो, तो आग क्यों लगी थी रशिया को? क्यों रशिया अभी भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो के पास ना जाए? क्यों रशिया अभी भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने? क्या रीजन है आखिर? 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हम समझेंगे। इन 6 में से अगर 4 पॉइंट्स भी आप अपने मेंस आंसर में, चलो 3 पॉइंट भी अगर आप अपने मेंस के आंसर में लिख दो, मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि नाटो अगर यूक्रेन को अपना मेंबर बना लेता है तो यूक्रेन के पास मतलब अनब्रिडल्ड बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। रशिया छोटी सी कंट्री लगने लगेगी नाटो के पास। अगर यूक्रेन नाटो के पास चला गया तो मतलब कि रशिया कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, और रीजन जो उसने लिया है लुंगास्क और डोनेट्स्क, वो जो है उसके हाथों से छिन जाएगा। देयरफॉर जो डोनबास वाला जो एरिया है, देयरफॉर क्रीमिया एंड होल्ड्स द पार्ट ऑफ ब्लैक सी रीजन, तो नाटो मेंबरशिप वुड गिव यूक्रेन एडिशनल मसल। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नाटो जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने मेंबर्स को बढ़ाते रहा है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा टोटल नाटो में कितने मेंबर्स हैं, ये मुझे कमेंट करके आप प्लीज बता दीजिएगा, आपके ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। एक्सपेंडेड इन 13 फॉर्मल सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जहां पे भी उन लोगों को नाटो ने अपना मेंबर बनाया है जिन लोगों को रशिया से दिक्कत है, उन लोगों को नाटो ने अपना मेंबर बना लिया है। तो अब सोचिए यूक्रेन जब नाटो में चला जाएगा तो रशिया के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा, दिक्कत होगा प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। कहा जाता है कि अगर यूक्रेन नाटो में चला गया और नाटो यूक्रेन में बैठ के अगर मिसाइल दागेगा तो ये मिसाइल जो है वो डायरेक्ट मॉस्को में जाके गिरेगी 5 मिनट के अंदर, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, जब 15 हिस्सों में सोवियत यूनियन जब बटा था, तब रशिया ने, उस टाइम रशिया कमज़ोर था ऑफ कोर्स, तो कई सारे ऑफर्स दिए और कई सारे ऐसी चीज़ें भी की, कोलैबोरेशन किए, इक्वल ट्रीटमेंट, बेटर रिलेशन बनाने की कोशिश की। तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने
प्रॉमिस्ड, मतलब उनसे ये प्रॉमिस किया गया था। किसने प्रॉमिस किया था? नाटो ने उनसे प्रॉमिस किया था कि भाई नाटो जो है दे वुड नॉट एक्सपेंड देयर टेरिटरी टू द ईस्टवर्ड, इस साइड में, ठीक। ड्यूरिंग दिस टॉक विद द यूएस सेक्रेटरी 1989, लेकिन नाटो ने ऐसा नहीं किया। नाटो ने उस प्रॉमिस को तोड़ा और कंट्रीज को ऐड करते गया, ठीक है। इनफैक्ट जो OSCE है एंड यूरोप्स पेरिस चार्टर साइन म्यूचुअल कॉपरेशन स्टेप टू फॉरवर्ड पीस एंड सिक्योरिटी रशिया इन 1990, इनफैक्ट 1990 में भी एक पीस साइन हुआ था, चूंकि नाटो ने इसको नज़रअंदाज करते हुए मेंबर्स ऐड करते चला गया, ठीक है। चौथा, रशिया नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस 1994 और रशिया नाटो फाउंडिंग एक्ट 1997 made a commitment that NATO and Russia security would not be undermined, ठीक है। Therefore 1999 में जो OSCE है और यूरोपियन सिक्योरिटी डिक्लेयर दैट द सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज एंड यूरोप विल नॉट बी अंडरमाइंड। ये पूरे के पूरे इन दोनों पॉइंट्स का, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 का यही मतलब था कि भाई ये पीस कीपिंग के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पैक्ट किए थे रशिया और नाटो के साथ कि भाई कोई उल्लंघन नहीं करेगा बाउंड्रीज की, कोई सीज फायर नहीं करेगा, सब प्रेम बंधु होके सब काम अच्छे से करेंगे। ये कुछ प्रमाण हैं उनके, ठीक है। 1994 में ये हुआ था, 1997 में फाउंडिंग एक्ट पाया गया था, 1999 में ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन नाटो ने रिलीजियसली वो अपने मेंबर्स को ऐड करते गए, वो भी ईस्टवर्ड जा जाके नए नए मेंबर्स ऐड होते गए। अच्छा, क्या इंडिया मेंबर है नाटो का? बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। पांचवा दोस्तों, इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है कि जितने भी रशिया पे अटैक हुए हैं, ठीक है, हिटलर के ज़माने से, नेपोलियन के ज़माने से लेकर हिटलर के ज़माने तक जितने भी अटैक्स रशिया में हुए हैं वो यूक्रेन के ही रास्ते हुए हैं, ठीक है। यूक्रेन बीच में आया है तभी हुए हैं, ठीक। क्योंकि थ्रू यूक्रेन, जस्ट एज रशियाज रूट टू यूरोप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑयल पाइपलाइन इज थ्रू यूक्रेन। देख रहे हो आप, यूक्रेन एक ऐसी ही एक जंक्शन है, कनेक्शन है रशिया के लिए, जहाँ पे यूक्रेन के लिए मतलब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है उसके पास, रोड ट्रांसपोर्ट और ऑयल वाला भी। तो ये भी एक रीज़न है कि ये भाई बच रहा है रशिया नाटो को यूक्रेन को सौंपने के लिए, ठीक है। छठवां है 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ था, उसमें रशिया ने यूएस के प्रति बहुत कंसर्न जाहिर किया था, एक 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 बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन जाहिर किया था, अपना दुख जाहिर किया था बेसिकली 9/11 के वर्ल्ड अटैक में, ठीक है। लेकिन इससे ये इंश्योर नहीं होता है कि भाई रशिया, मतलब यूएस ने रशिया के कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। हालांकि यहाँ जो बिडेन जो प्रेसिडेंट हैं, उनका ये मानना है और ये कहना है कि he has rejected any written commitment for Russian security over NATO, ठीक है। therefore मिस्टर पुतिन अब फेस ऑफ के लिए तैयार हैं, एंड नाटो मिसाइल्स नियर द बॉर्डर आर अ रेड लाइन, ठीक है। तो आइए एक और समझते हैं कि दिस रेजुवनेट द यूएस अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन मतलब कि ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे आगे अपने न्यूज़ में, ठीक है। सो दिस रेजुवनेट्स द यूएस, बोले तो कि यूएस और नाटो एक साथ हैं, लेकिन नाटो में भी बहुत सारे भेदभाव हैं। जैसे कि यूएस ने फ्रांस के साथ किया, ऑकस एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके थे फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन को लेके, जहाँ पे गुस्से में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया था, ठीक है। एक तो ये मामला है जहाँ पे दिक्कत दे रहा है, और दूसरा जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उस पर एक आपत्ति है, मतलब कि यूरोप और यूएस उस पर एक मत पे नहीं खड़ा है, मतलब कि उसमें भी भेदभाव हैं यूएस और नाटो में भी अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अलग से एक 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 सेगमेंट बनते हैं जहाँ पे नाटो के कुछ कंट्रीज और यूएस खुद एक दूसरे से सहमत नहीं हो रहे हैं, ठीक। स्पॉटलाइट ऑन यूक्रेन के बारे में क्या बात की गई है? स्पॉटलाइट ऑन यूक्रेन दोस्तों यही बात की गई है कि यूक्रेन जो है इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से, इन्फ्लेशन से, गैस के बिल से, और मतलब अन अन
अनफॉर्चुनेट क्राइसिस से वो गुजर रहा है, ठीक है। यूक्रेन पूरा का पूरा डिपेंडेंट है रशिया पर तेल के लिए। देयरफॉर इट इज अ कंट्री डीपली पोलराइज्ड बिटवीन प्रो रशियंस एंड एंटी रशियन पॉलिटिक्स, ठीक है। कुछ लोग हैं, आधा समुदाय एंटी रशियन है और आधा समुदाय उनका प्रो रशियन है, ठीक है। नियो लिबरल पॉलिसीज और मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब दो अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे तो भाई क्लैश तो होगा ही ना। देयरफॉर यहाँ पे जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं रशियंस की और जो यूक्रेन के मतलब कि जो एंटी रशियंस हैं उन लोगों का क्लैश बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन से अभी यूक्रेन गुजर रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्ट सच एज भारत हो गया, चाइना हो गया, दैट इज उन्होंने ये कहा है, रशिया की इस एक्शन को कहा है कि भाई आप लोग डी एस्केलेट करिए। डी एस्केलेट मतलब कि पीस टॉक करिए। पीस टॉक करने का मतलब कि ये जो हथियार वगैरह है उनको हटाइए आप, ये सारी चीज़ें, और गोली बारूद के अलावा भी जबान के थ्रू बात करिए, और ऐसा देखिए कि जहाँ पे सबका इंटरेस्ट भी रहे और चीज़ें ना हो। यही तो होती है ना भाई राजनीति, ठीक है। जहाँ पे पूरे वर्ल्ड को बात करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, इकोलॉजिकल डैमेज के बारे में, पैंडेमिक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में बात करनी चाहिए, वहीं पे क्या बात हो रही है आज के टाइम पे? ये सारी इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, गैस बिल्स, ये वो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, वॉर, ढेर सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। नाउ जो यूक्रेन का भाई जो क्राइसिस है वो एक मल्टीपल क्राइसिस है, अनफोल्डिंग टू वन। बहुत सारे छोटे मोटे क्राइसिस को लेके एक बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। क्राइसिस क्या है? एक तो भाई वहाँ पे सेपरेटिस्ट हैं, एंटी रशियंस भी हैं यूक्रेन में, प्रो रशियंस भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो बीच में बेचारा फंसा हुआ है नेटो और रशिया के बीच में, क्या करें, करें तो क्या करें, इधर जाएं कि इधर जाएं, या इंडिपेंडेंट रहें। बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जिससे यूक्रेन गुजर रहा है। आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या है, क्या इसका रिजल्ट बनता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इट रिवील्स दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव सिटीजनशिप, अकोमोडेटिंग एथनिक एंड अदर माइनॉरिटीज राइट्स, सोशल कोहेजन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एड्रेस करनी पड़ेगी यूक्रेन को। भाई हर कंट्री तो इंडिया नहीं बन सकती ना। इंडिया ही एक ऐसी एकमात्र कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही सिचुएशन जब अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो बवाल हो जा रहा है, क्राइसिस हो जा रहे हैं, और उनको मिला जुला के एक आज की डेट में एक वॉर होने की संभावना पैदा हो रही है, ठीक है। सो द क्राइसिस कॉल फॉर एन इंक्लूसिव कॉमन सिक्योरिटी एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिनेंट नैरेटिव्स। भारत का स्टैंड, मैंने शुरू से कहा है भारत का स्टैंड क्या रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में 2021 में इंडिया सिग्नल्ड इट्स बैकिंग फॉर ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया एंड यूक्रेन इशू, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इमेजेस हैं, अभी हाल के ही हैं, 13 घंटे 14 घंटे पहले की हैं, कि रशिया ने इंडिया के स्टैंड को वेलकम कहा है और कहा है दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड वेरी बैलेंस स्टेट। जो रशिया के एनवॉय हैं वो मतलब शाबाशी, मतलब एक तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत का कि उसका स्टैंड बहुत जायज़ है, ठीक है। एक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को वो हम देख रहा है रशिया की तरफ, ठीक है। इंडिया हैज़ एडवांटेज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दैट प्रोटेक्ट्स द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो पीस और इंटरेस्ट और उसके स्टेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। द पाथ फॉरवर्ड कैन ओनली बी थ्रू पीसफुल डायलॉग फॉर लास्टिंग सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू कंसर्न। ये भारत ने कहा है यूएस के लिए, रशिया के लिए, ये ओवरऑल कम्युनिटी के लिए। लास्ट नवंबर हमने ये देखा कि इंडिया वोटेड अगेंस्ट यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन इन यूएन दैट कंडेम्स अलेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन इन क्रीमिया, देयर बाई बैकिंग इट्स ओल्ड अलाई रशिया इन दैट इशू, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। आज का इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर के पर्सपेक्टिव्स के थ्रू 4-5 पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो अगर आईआर में ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट इज़ द रशिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये 2-3 पॉइंट्स में बता दो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ। हाँ, वाई इज़ रशिया अगेंस्ट यूक्रेन ऑन ज्वाइनिंग नाटो, जिसके बारे में हम डिस्कस किए हैं, आप 4 पॉइंट्स ही बता दीजिए, 3 पॉइंट्स ही बता दीजिए, काफ़ी होगा। और व्हाट रोल डज OSCE प्लेज इन यूरोप इन यूक्रेन रशियन क्राइसिस, ठीक है। ये कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा, व्हाट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2? नॉर्ड स्ट्रीम 2 से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना चुका थे हम,
उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या है ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, कहाँ से कहाँ जाती है, दैट्स इट। आपके इतना एक कॉमन सेंस के लिए, एक कॉमन नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रही है। 1 दिन पुरानी न्यूज़ है, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, ठीक है। क्या है ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 और 1 क्या है, दैट्स इट। रेफरेंस के तौर पे आपको आंसर में लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस आज का समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अपने इस एनालिसिस के पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक आप पूछे गए क्वेश्चंस पे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम कल के अपने ओपन एनालिसिस पे, तब तक कीजिए जय हिंद।